गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक है अपना ब्याज यानी इंटरेस्ट। क्या होता है ब्याज? हम बैंक में भी रखते हैं पैसे तो हमें उस पर क्या मिलता है? ब्याज। और हम लोन लेते हैं तो क्या मिलता है? ब्याज। तो उसी तरह का अपने उत्पादन के कार्य में भी ब्याज का क्या रोल होता है वो हम आज अध्ययन करते हैं। ब्याज क्या होता है? पूंजी का प्रतिफल। जो हम पूंजी लगाते हैं उस पर क्या होता है? ब्याज मिलता है। चलिए, सामान्यतः ब्याज का अर्थ उस मौद्रिक भुगतान से, कौन से मौद्रिक भुगतान में, मुद्रा में किया जाता है जो ऋणदाता को, ऋणदाता यानी ऋण देने वाला, ऋणी यानी ऋण लेने वाला, ये ध्यान रखना। ऋणदाता और ऋणी दोनों अलग वर्ड आते हैं ना। तो दाता यानी देने वाला, और ऋणी यानी जिसने लोन लिया, ऋण लिया है। तो जो ऋणदाता को ऋणी के ऋण, ऋण यानी लोन के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है, उसको उपयोग के बदले में प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्याज। या पूंजी की सेवाओं के बदले में पूंजी के स्वामी को दिए गए पुरस्कार को ब्याज कहते हैं। पूंजी की सेवाओं के बदले में पूंजी के स्वामी को दिए गए पुरस्कार को ब्याज कहते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में ब्याज का अर्थ राष्ट्रीय आय के उस हिस्से से है जो कि पूंजी के उपयोग के बदले पूंजीपतियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय आय के रूप में हम क्या ब्याज का अध्ययन करते हैं? जो पूंजीपतियों को उनके पूंजी के उपयोग के बदले में दिया जाता है। अब देखते हैं, दो तरह के ब्याज होते हैं। एक तो कुल या सकल ब्याज, एक शुद्ध या वास्तविक ब्याज। ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट क्या होते हैं दोनों? दोनों में क्या फर्क है? शुद्ध ब्याज वह है जो केवल पूंजी के प्रयोग के लिए दिया जाता है, जबकि एक ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के लिए ऋणदाता को जो ब्याज दिया जाता है उसे कुल ब्याज कहते हैं। यानी कि जो केवल पूंजी के प्रयोग में दिया जाता है, सिर्फ पूंजी के प्रयोग वाला क्या है, तब तो क्या कहेंगे उसको? शुद्ध ब्याज। और एक ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले ऋणदाता को जो ब्याज दिया जाता है उसे कुल ब्याज कहते हैं। शुद्ध ब्याज, इसमें मुख्य अंतर क्या है वो देखना। शुद्ध ब्याज और कुल ब्याज का एक अंग है, वो तो हमेशा होता है। शुद्ध होता है वो सकल का भाग होता है, ठीक है। तो कुल का भाग है, एक हिस्सा क्या है? शुद्ध ब्याज। तो शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का एक अंग है। इसके अतिरिक्त जो कुल ब्याज में शामिल होता है, इसके अतिरिक्त कुल ब्याज की दरों में काफी अंतर पाया जाता है, जबकि शुद्ध ब्याज की लगभग क्या होती है? समान रहती है। इस कुल ब्याज में जो बाकी के घटक होते हैं वो भी शामिल होते हैं। शुद्ध ब्याज में सिर्फ ब्याज की रेटें ही शामिल होते हैं, उसमें कोई फाइल चार्ज या किसी प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह शामिल नहीं है। जब ये प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल चार्ज या आपकी डिमांड क्या कहते हैं उसको, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह अगर शामिल कर देंगे तो वो पूरा सकल ब्याज। अब देखते हैं कुल ब्याज। पूंजीपतियों द्वारा ऋणी के मूलधन के अतिरिक्त जो राशि प्राप्त की जाती है वह क्या होती है? कुल ब्याज। इस प्रकार ऋणी द्वारा पूंजी के प्रयोग के लिए ऋणदाता को जो कुल भुगतान किया जाता है उसे कुल ब्याज कहते हैं। अब देखते हैं कुल ब्याज के तत्व क्या है, कौन कौन से तत्व है जो कुल ब्याज में शामिल होते हैं और जो शुद्ध ब्याज में नहीं होंगे, वो भी हम देखेंगे। तो पहला तो है जोखिम का प्रतिफल, रिवार्ड ऑफ रिस्क। पूंजीपति जब पूंजी उधार देता है तो उसको जोखिम सहन करनी पड़ती है। जोखिम सहन यानी पैसे डूबने की, ठीक है। तो पूंजीपतियों को इस प्रकार की जोखिम वहन करने का पुरस्कार ही तो क्या मिलता है? ब्याज। तभी वो देते हैं। आज अगर ब्याज नहीं देगा तो कोई को पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि जब उसको कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों देगा? तो ब्याज ही वो चीज है जो आपको कोई भी पूंजी देने के लिए तैयार होता है। दूसरा है प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कुल ब्याज में प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित करते हैं। क्या क्या होता है? ऋण देता के लिए ऋणदाता को कुछ प्रशासनिक व्यय भी करना होता है, जैसे दी हुई पूंजी का हिसाब किताब रखना, ऋण की वसूली करना, रुपया न मिलने पर कानूनी कार्रवाई। ये जाते भी खर्चे होते हैं तो वो किसके रूप में जरूरत है? ब्याज के रूप में ही तो उससे प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है त्याग का पुरस्कार, रिवार्ड ऑफ पार्टी, यानी त्याग का पुरस्कार। ऋणदाता जब ऋण देता है तो स्वयं को कठिनाई उठानी पड़ती है। कैसे कठिनाई उठानी पड़ती है? कि वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है। अगर वो उसके पास पैसा होता तो अपने खुद के लिए खर्च करता, नहीं तो किसी और को दिया तो उसकी आवश्यकताएं तो सीमित हो गई। अन्यथा वस्तुओं के उपभोग का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। अतः ऋणदाता इन त्याग एवं कठिनाइयों के बदले में कुछ मूल्य प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ब्याज। तो देखिए कुल ब्याज में क्या क्या शामिल होता है? जोखिम का प्रतिफल, ठीक है, प्रशासनिक एवं प्रबंध व्यय,
ये जोखिम का प्रतिफल ये प्लस में करना है, जोखिम का प्रतिफल प्लस प्रशासनिक एवं प्रबंध का व्यय प्लस त्याग का पुरस्कार और उसमें और जुड़ जाएगा शुद्ध ब्याज। ठीक है, तो ये क्या हो गया कुल ब्याज का फॉर्मूला। चलिए अब है शुद्ध ब्याज। अब है शुद्ध ब्याज। शुद्ध ब्याज कैसे निकालेंगे कि केवल पूंजी को ऋण के रूप में देने के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे ही शुद्ध ब्याज कहते हैं। जो आपको ऋण के बदले में दिया जाता है सिर्फ वह क्या होगा शुद्ध ब्याज। तो शुद्ध ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शुद्ध ब्याज बराबर कुल ब्याज जो पिछले निकला था कुल ब्याज उसमें से क्या निकालेंगे, जोखिम का प्रतिफल, त्याग का पुरस्कार और प्रशासनिक एवं प्रबंध के व्यय जो है इनको निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा शुद्ध ब्याज। अब देखते हैं ब्याज निर्धारण सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। तो ब्याज निर्धारण के मुख्य रूप से अपन 4 सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला होगा ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा या उसी का नाम क्या कहते हैं, ब्याज का मांग और पूर्ति सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी प्रतिष्ठित सिद्धांत है। दूसरा वाला ब्याज का उधार दे कोष सिद्धांत, जिसको ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा होगा ब्याज का तरलता पसंद के सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो 4 सिद्धांत है, तो चारों का एक एक कर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहला है ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी जिसे क्या कहता है ब्याज का मांग व पूर्ति सिद्धांत। तो ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो, मार्शल, पिगू और वालरस आदि जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने किया था। ब्याज के निर्धारण में मुद्रा का कोई प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करती है। देखो निर्धारण में, ठीक है, ब्याज के निर्धारण में मुद्रा कोई प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करती, इसलिए यह सिद्धांत उत्पादकता एवं मितव्ययता, इस पे उत्पादकता और मितव्ययता जैसे वास्तविक तत्वों पर जोर देता है। अतः इस सिद्धांत को ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी। नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तुओं के विनियोग के लिए बचतों की मांग। तो पूंजीगत वस्तुओं के विनियोग के लिए क्या किया जाता है, बचतों की मांग की जाती है। बचत यानी जो अपने पास पैसा है उसकी मांग की जाती है, किनके द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, यानी इन्वेस्टर द्वारा, जो बिजनेस को करते उत्पादकों द्वारा। ठीक है, तथा बचतों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ सेविंग द्वारा ब्याज का निर्धारण किया जाता है। एक तो बचतों की मांग तो कौन करेंगे, जो विनियोग करने वाले, और पूर्ति कौन करेंगे, जिन्होंने बचत कर रखी है। ठीक है, तो ये मांग और उनकी पूर्ति हो जाएगी, उससे क्या होगा ब्याज का निर्धारण। अन्य शब्द में पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के पारस्परिक सामंजस्य से ब्याज का निर्धारण होता है। अब देखिए कि जो पूंजी की मांग है वो क्या है, पूंजी की पूर्ति क्या है। तो पहले देखते हैं पूंजी की मांग या विनियोग के रूप में। ठीक है, पूंजी की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, जो अपने उत्पादन में उसका विनियोग करते हैं और धन उत्पन्न करते हैं। अन्य शब्द में पूंजी की मांग पूंजी की उत्पादकता के कारण होती है। क्यों होती है, पूंजी की उत्पादकता के कारण। परंतु पूंजी के अधिकाधिक का उपयोग करने से उसकी उत्पादकता उत्तरोत्तर कम होती जाती है और अंत में पूंजी की एक इकाई ऐसी आती है जिस पर दिया जाने वाला ब्याज उसके द्वारा उत्पत्ति और मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे पूंजी की इस इकाई के उत्पादन को सीमांत उत्पादकता कहते हैं। यानी कि पूंजी की आप लोन लेते जाओ और उसका दर है वो कम होती जाएगी। कि आपको पहले लोगे तो आपको उससे प्रतिफल मान लो 20% का मिल रहा है, और लिया तो 15% का, और लिया तो 10%, और जितना 10% हो रहा है उतना ही तो आपको उत्पादन के बराबर आ। अब उससे ज़्यादा लोगे तो आपको उत्पादन उससे कम हो जाएगा और आपको कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, उससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। इस इकाई के उपरांत पूंजी लगाने पर ब्याज तो पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, ब्याज तो, क्योंकि ब्याज की दर तो हमारे जो ब्याज देगा वो तो अगर आपको 12% या 10% पे दे रहा तो 12 या 10%, ऐसे तो थोड़ी कि आपको उत्पादन कम हो रहा है चलो कि 5% पे दे दो, वही नहीं देगा। 10 से 12% वही, लेकिन आपकी उत्पादकता तो कम हो रही जा रही है। ठीक है, परंतु उत्पत्ति मूल्य की प्राप्ति होगी और उत्पादक को हानि होगा, यानी उत्पत्ति कम मूल्य प्राप्त होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगी हानि, मतलब कि आपको वो तो 12% पे दे रहे हो और अब आपको कितना मिला 10% 2%, उल्टा आपको तो लॉस में जा रहे हो, ऐसा तो नहीं करेंगे। ठीक है,
अतः प्रत्येक उत्पादक पूंजी की विनियोजन उस बिंदु तक रखता है जिस पर वह पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर के बराबर है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज दर, यानी सीमांत उत्पादकता तो मान लो ब्याज दर मान लो 10%, 12% है, तो उसकी सीमांत उत्पादकता जहाँ 10% आएगी, 12% आएगी, वहां तक उसको रख देगा। उससे ज्यादा से नीचे जाएगी तो अपने ब्याज पे वो लोन लेना बंद कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊंची ब्याज दर पर उत्पादक पूंजी की कम मांग करते हैं। ज्यों ज्यों ब्याज दर बढ़ेगी तो उसकी कम मांग करेंगे, और ब्याज की दर नीची होने पर वे अधिक पूंजी की मांग करेंगे। अर्थात पूंजी की मांग एवं ब्याज की दर में उल्टा कैसा है, उल्टा, यानी ब्याज दर बढ़ेगी तो पूंजी की मांग कम, और ब्याज दर घटेगी तो पूंजी की मांग अधिक होगी। तो कैसा संबंध है, उल्टा, विपरीत संबंध है। इसलिए पूंजी विनियोगों की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर, ये तो हमेशा याद रखना। जिसमें अगर उल्टा संबंध आ गया तो वक्र कैसे बनेगा, बाएं से दाएं नीचे ओर, ऐसे। हमें जब उल्टा संबंध है तो ऐसा हो, जब हमेशा सीधा संबंध है तो ऐसा। ये तो हम दिमाग में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो दो डायग्राम तो दिमाग में छप जाने चाहिए। जैसे उल्टा संबंध बोले तो ऐसा, सीधा संबंध बोले तो ऐसा। आगे बढ़े, पूंजी अथवा बचत की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति बचत की मात्राओं पर निर्भर करती है। बचत की मात्रा अनेक तत्वों पर, ये बचत है, ठीक है, बचत की मात्रा अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे लोगों की आय की मात्रा, जीवन स्तर कैसा है उनका, दूरदर्शिता कैसी है, ब्याज की दर क्या है, इन तत्वों पर पूर्ति निर्भर करेगी। अगर दर ज़्यादा है ज़्यादा करेंगे पूर्ति, अगर आय उनकी ज़्यादा है तो वो काफ़ी पैसा उनके पास बच रहा है तो वो ज़्यादा पूर्ति करेंगे, या उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। अब जैसे कि मान लो किसी के घर में खाने को ही नहीं है और पैसे अगर आ रहे हैं, तो वो भी अगर वो ब्याज पे दे देगा तो खाएगा क्या, तो पहले तो जीवन स्तर सुधारेगा, उसके बाद बचेगा तभी देगा। तो जीवन स्तर कैसा है, दूरदर्शिता कैसे है। कई लोग कहते हैं कि अपना पैसा पड़ा लो, कोई सोचते हैं कि हमें अगर किसी को देंगे तो ब्याज मिलेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा। दूरदर्शिता कितनी सोचते हैं, उस पर, इन सारी चीज़ों पे जो बचत की पूर्ति है या पूंजी की पूर्ति है वो निर्भर करती है। परंतु इन तत्वों में बचत का प्रमुख निर्धारण ब्याज की दर है। इन सब में से इम्पोर्टेंट क्या, ब्याज की दर है, क्योंकि यही उनको लालायित करते हैं। यद्यपि समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो ब्याज की दर शून्य होने पर भी बचत करते हैं, यानी शून्य होने पर भी आपको पैसे दे देंगे, तो वो आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके टर्म्स अच्छे होंगे, कहते हैं बिना ब्याज पैसे दे देंगे, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम, ज़्यादातर आपको ब्याज से ही प्रभावित करेंगे। परंतु इस प्रकार की बचतों की मात्रा अत्यंत अल्प होती है, अतः बचत के लिए ब्याज का प्रोत्साहन सामान्य तथा आवश्यक है। कैसा है, बचत के लिए ब्याज का प्रोत्साहन, मतलब ब्याज अगर दिखाओगे किसी को तो तभी वो बचत अपने पैसे निकाल के आपको निकालता, वो उनके लिए एक ललायित करने का एक विकल्प ब्याज ही है जो आप लोगों से पैसा निकलवा सकते हैं। क्योंकि बचत करने में मनुष्य को कष्ट होता है, कष्ट तो होता ही है, कष्ट और त्याग करता है तभी उसके पैसे आते हैं, तो वो आसानी से तो अपने पैसे नहीं निकाल के देगा। इसलिए क्या होता है, बचत करने में मनुष्य को कष्ट को त्याग करना पड़ता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति रुपया उधार तभी देगा जब उसे अपने ब्याज का पुरस्कार प्राप्त हो। अर्थात ब्याज एवं पूंजी की पूर्ति में धनात्मक संबंध है। कैसा है, ब्याज व पूर्ति में कैसा है, धनात्मक संबंध है, यानी सीधा संबंध है, ठीक है। ब्याज दर बढ़ेगी तो पूंजी की पूर्ति बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी तो पूंजी की पूर्ति कम होगी। अर्थात ब्याज की दर ऊंची होने पर पूंजी की पूर्ति अधिक हो जाती है और ब्याज की दर नीची होने पर पूंजी की पूर्ति कम होती है। यही कारण है कि पूंजी का पूर्ति वक्र बाईं ओर से दाईं ओर चला जाता है, जो अभी मैंने पीछे बताया था ना। इसलिए जब सीधा संबंध है तो कैसा होगा, बाईं ओर से दाईं ओर सीधा, ये बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ब्याज दर का निर्धारण, निर्धारण कैसे होता है। तो ब्याज का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां कुल बचत कुल विनियोग का साम्य, कुल बचत और कुल विनियोग का साम्य, ठीक है। मतलब यानी क्या हुआ, बचत की पूर्ति मतलब पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे क्या होगा, ब्याज दर का निर्धारण। यदि किसी समय बचत की मात्रा विनियोग की मांग से अधिक हो जाती है, अगर विनियोग की मांग से अधिक हो गई, मांग बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होगी, ब्याज दर बचत की मात्रा विनियोग की मांग से कम हो अधिक हो जाती है, अच्छा मात्रा अधिक हो जाती है, बचत ज़्यादा हो रही है और विनियोग की मांग कम है, तब तो क्या होगा, ब्याज की दर गिरेगी। मतलब मांग कम हो रही है तो क्या होगा, ब्याज की दर गिरेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो क्या ब्याज दर बढ़ेगी, ठीक है। तो ब्याज दर गिरने पर उत्पादक पूंजी की अधिक मांग करेंगे, ठीक है। बचत की मात्रा ज़्यादा है, विनियोग की मांग कम है, तो ब्याज दर गिरेगी। अब गिरेगी तो क्या होगा, उत्पादक अधिक मांग करेंगे, तो उससे क्या होगा,
एक और तो ब्याज की दर कम होने से लोग अपनी बचत कम करेंगे देंगे, दूसरी ओर ब्याज की दर कम होने से उत्पादकों को पूंजी की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार बचत कम किए जाने और विनियोगों की मांग अधिक होने के कारण कुछ समय बाद वह स्थिति आ जाएगी जहां कुल बचत और कुल विनियोग बराबर। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां कुल बचत और कुल विनियोग बराबर हो जाए, और वहां पे क्या हो जाएगा, ब्याज का दर का निर्धारण, जो इस ग्राफ में देखिए। ये देखो बचत, ठीक है, ये तो पूंजी की मांग वक्र है, ठीक है, और ये पूंजी का सप्लाई वक्र है, ठीक है। तो ये जहाँ एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, ब्याज दर का निर्धारण। यहाँ पे ब्याज की मात्रा निर्धारित हो गई और ब्याज की रेट निर्धारित हो गई, दर, ठीक। अगर यहाँ पे नीचे अगर किसी बिंदु पे हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, अगर यहाँ पे निर्धारित कर दे तो क्या होगा, मांग ज़्यादा है, तो जब मांग हो जाता है तो धीरे धीरे वापस क्या होगी, ब्याज दर बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि सबकी पूर्ति तो होगी नहीं, तो हर कोई क्या ब्याज। और अगर ऊपर है तो यहाँ मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है, ब्याज दर ऊंची है और मांग कम है, तो धीरे धीरे वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कोई लेना नहीं चाहेगा, तो आप धीरे धीरे ब्याज की दर कम हो जाएगी। तो इस तरह से एक साम्य रहेगा, आपकी ब्याज का दर का निर्धारण होगा, ठीक है। अगला है ब्याज का उधार दे कोष सिद्धांत। ब्याज का उधार दे कोष सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं, ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत या ब्याज का उधार दे कोष। देखो इसमें कोष फंड की बात आती है, द लोनेबल फंड थ्योरी। तो इसमें क्या होगा, फंड बनेगा। कैसे बनेगा, तो ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के दोषों को, प्रतिष्ठित सिद्धांत था पुराना, जब भी जस्ट पीछे जो सिद्धांत पड़ा उसमें कुछ दोष रह गए थे, तो उन दोषों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रोफेसर विक्सेल, ओलिन व लिंटले आदि ने किया है, ठीक है। उधार देय कोष का अर्थ उन विनियोग योग्य कोषों या द्रव्य से है जिनकी साख बाजार में व्यक्तियों एवं संस्था द्वारा मांग व पूर्ति की जाती है, ठीक है। उन विनियोग या कोष होते हैं, फंड है, जो लोगों के पास एक तरह से जो पैसा पड़ा है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, उनका एक मानो कि वो कोष है। तो उनकी साख क्या है, बाजार में व्यक्ति और संस्था द्वारा मांग व पूर्ति की जाती है, किसी के द्वारा मांग की जाती है और किसी के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। जिसके पास एक्स्ट्रा है वो पूर्ति करेगा, जिसको जरूरत है वो मांग करेगा। उधार देय कोषों में न केवल वर्तमान की बचतों को सम्मिलित किया जाता है, बल्कि भूतकाल की जो संग्रहित बचत है, जो वर्तमान में आपने बचत की है वो, और आपने पहले से कोई आपकी बचत है वो भी दोनों में उस कोष में शामिल होती है, अब संग्रहित कर दिया गया है, को भी सम्मिलित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां उधार देय कोषों की मांग और उधार देय कोषों की पूर्ति रेखाएं एक दूसरे को काटती है। मतलब ठीक है, इसमें चीज वही है, मांग और पूर्ति का ही, लेकिन इसमें कोष को दिया है, एक तरह से फंड है, ठीक है। अब देखो उधार देय कोषों की मांग कौन करता है और उधार देय कोषों की पूर्ति कौन करता है, दोनों पढ़ते हैं। तो उधार देय कोषों की मांग तो निम्न प्रकार करते हैं, कौन कर सकता है, उपभोक्ता कर सकता है, व्यापारी या उद्योगपति, उत्पादक, ठीक है, या सरकार कर सकती है, आप संचय के लिए भी रख सकते हैं। ये तो हो गई उसकी मांग। और पूर्ति कौन करते हैं, बचतें, जो आपकी बचत है उसके माध्यम से पूर्ति करें, आपकी पिछली बचतें या असंचय जो ऐसे जो आपने सेविंग कर रखी है, ठीक है, जो आप कहीं घर पे है या बैंक में है, ठीक है, बैंक साख हो जाएगी, या अविनियोग जो ऐसी है जो आप विनियोग नहीं कर रहा है, वो सारी क्या है, पूर्ति करते हुए। ब्याज के उधार देय कोष सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज का निर्धारण इस प्रकार होता है, ब्याज उस साम्य बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ उधार देय कोषों की मांग उधार देय कोषों की पूर्ति एक दूसरे को काटता है, जिसके लिए दो वर्ग कहते हैं। मांग वक्र क्या कहता है, डीएलएफ कहते हैं उसको, डीएलएफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड, और एसएलएफ यानी सप्लाई फॉर लोनेबल फंड, ठीक है। डिमांड वक्र को डीएलएफ और सप्लाई वक्र को एसएलएफ, सप्लाई फॉर लोनेबल फंड और डिमांड फॉर लोनेबल फंड, ठीक है। अब आगे है हमारा ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। क्या है, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के प्रमुख अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स ने किया। किसने किया था, जे.एम. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, जिन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी, आपको उसको याद भी रखना, बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री है। इसे किन्स का ब्याज का सिद्धांत भी कहते हैं। जब कब दिया था, 1929 और
30 में क्या आई थी? वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। 1929-30 में क्या आई थी? वैश्विक अर्थशास्त्र में एक मंदी आई थी, आर्थिक मंदी। तो उनके उसके ऊपर उनको उबारने के लिए किन्स का सिद्धांत दिया था, वो काफी कारगर हुआ था। इसलिए उसको आज तक उसके जो इफेक्ट है हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें आज तक इसकी प्रासंगिकता है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी या प्रमुख लेख लिखा था, जिसमें क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है, कंपटीशन के, कॉलेज के, 11th के, 12th के, बहुत पूछा है इसके बारे में, तो आपको याद होना चाहिए। क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक्स का नाम याद रखना। कब लिखी थी? 1929-30 में, वैश्विक आर्थिक मंदी के समय। किसने लिखी थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखी थी। वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ये इनका परिचय भी हो गया, ठीक है। किन्स का यह लेख मुख्य रूप से बेरोजगारी की समस्या के निवारण पे, ठीक है। तो मैंने इन्होंने 3 पॉइंट दिए थे, किस पे खींचे थे? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब बेरोजगारी पे, एक इंटरेस्ट और एक मनी पे। इन तीनों पे इन्होंने दिया। तो मुख्य रूप तो क्या था? बेरोजगारी का, जिसके कारण मंदी आई थी ना, ठीक है। तो किन्स का ब्याज का सिद्धांत एक अल्पकालीन, किसका सा है? अल्पकालीन, ये ध्यान रखना हमेशा। ये किन्स का सिद्धांत कब कब पे? दीर्घकालीन पे लागू नहीं होता है, ये अल्पकालीन पे लागू होता है, तथा मौद्रिक सिद्धांत कहलाता है। मौद्रिक यानी अल्पकालीन, अल्पकालीन जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? मौद्रिक। और राजकोषीय होता है उनको दीर्घकालीन कहते हैं, ठीक। तो किन्स ने ब्याज दर निर्धारण हेतु मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का प्रयोग किया। क्या किया? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। किन्स के अनुसार किसी निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार ही ब्याज है। तो एक निश्चित समय के लिए आपको अपनी तरलता है, आपके पैसे है, उनको अगर त्याग करते हो तो उसका जो पुरस्कार मिलता है वो क्या था? ब्याज। ये किसने कहा था? किन्स ने। हालांकि सारी परिभाषा लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। किन्स की यह मान्यता है कि ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना। कैसी है? मौद्रिक घटना। ब्याज दर तरलता की मांग और तरलता की पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित है। तरलता, लिक्विडिटी के, ठीक है, इन्होंने तरलता शब्द का यूज किया। हालांकि भाई ये धन है जो मुद्रा के रूप में, तो उन्होंने क्या किया? मौद्रिक घटना है और उस जो मौद्रिक के रूप में पैसे, करेंसी है, उसकी कितनी मांग होती है, कितनी पूर्ति होती है, उसी के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण होता है। आगे देखिए, ब्याज के तरलता पसंद के सिद्धांत के तत्व। कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला तो क्या है? तरलता अधिमान या पसंद के लिए, इंपोर्टेंट। पहला ये क्या तत्व है? तरलता अधिमान। किसको देता है ये? तरलता को ज्यादा, अधिमान यानी पसंद की या उसको ज्यादा वैल्यू देना। ये किसको देते हैं? तरलता को। तरलता यानी रुपये, पैसे, नकद, नकदी। केन्स के अनुसार धन को केवल नकदी के रूप में रखने को अधिक पसंद करना अथवा महत्व देना ही तरलता अधिमान या पसंद है। आपके पास धन तो है, आपके पास गाड़ी, बिल्डिंग, ठीक है, जमीन, ये भी आपका धन है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रूप में देखें तो वो कैश के रूप में, क्योंकि कैश को आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हो। आपके पास अगर जमीन है, आपका धन है, लेकिन अगर तुरंत बीमार पड़ गए तो क्या आप जमीन बेचने जाओगे? उसके बाद लेके जाओगे? इतना समय तो होता नहीं, लेकिन तो आपके पास पैसे है तो आप तुरंत दे दोगे उसको, वो सर्वमान्य स्वीकार्य है और तुरंत उनको उनका भुगतान हो सकता है। जैसे सबसे ज्यादा किस में रखना पसंद करते हैं? तरलता या अधिमान, ठीक है। तो वो अधिमान देना, उसको तरलता रूप में रखना या पसंद करना या उसको अधिमान देना, ठीक है, उसको प्रेफरेंस देना ही क्या करा था? तरलता अधिमान। यही सिद्धांत दिया था किन्स ने। उनके अनुसार धन को कई प्रकार से रखा जा सकता है, जैसे धन को आय, धन या आय को नकदी रूप में रखना, अथवा धन को भूमि, भवन, अंश और ऋण पत्र और सरकारी प्रति आदि में रख सकते हैं। तो धन को नकदी के रूप में रखना अति सुविधाजनक है, क्योंकि इस रूप में धन को जब चाहे वह किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। परंतु हानि यह है कि इससे ब्याज अथवा लाभांश वंचित हो। अगर आप हमेशा धन सारा कैश में पड़ा रहेगा तो आप कभी भी काम पड़े तो आप निकाल तो सकते हो, लेकिन हानि क्या है? उसके ऊपर आपको कुछ मिलता नहीं है, न तो उससे ब्याज मिलेगा और न ही लाभांश मिलेगा, ठीक है। तो अतः तरलता अधिमान एवं ब्याज से घनिष्ठ संबंध है। इनका दोनों में कैसा संबंध है? अच्छा संबंध है, बहुत ही खास संबंध है। अर्थात यदि लोगों की तरलता अधिमान अधिक हो तो ब्याज की दर भी अधिक होगी अथवा कम होगी। अगर तरलता आपको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले लोग हैं तो वहाँ पे क्या होगी? ब्याज की रेट भी ज़्यादा होगी। और जहाँ पे तरलता को कम इंपॉर्टेंस देते वहाँ ब्याज की दर भी कम होगी। दूसरा तत्व है मुद्रा की मांग। क्या है? मुद्रा की मांग। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग केवल विनिमय के लिए ही नहीं की जाती। किन्स क्या कहते हैं? क्या उसका सिर्फ लेन देन के लिए ही
मुद्रा की मांग नहीं की बल्कि संचय के लिए भी की जाती है। किसके लिए? संचय के लिए, स्टोर करने के लिए भी की जाती है। परिणाम स्वरूप भविष्य की कठिनाइयों से सुरक्षा की जा सके तथा इसका उद्देश्य पूरा हो जा सके। अतः मौद्रिक अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की मांग स्वाभाविक है। मुद्रा की विनिमय के रूप में तो करते हैं, इसके साथ साथ भविष्य के रूप में भी हमें संचय करके रखने की भी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार मुद्रा की मांग नकदी अधिमान के रूप में प्रकट की जाती है। ठीक है, ये तो तत्व थे। अब मैं देखो केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, उसके क्या कारण है। चलिए, तो केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग के कारण क्या है। पहला है व्यापारिक कार्य या सौदों के उद्देश्य के लिए, व्यापारिक कार्य विनिमय के लिए। ठीक है, तो दैनिक लेन देन करने के लिए व्यक्तियों द्वारा नकद मुद्रा के रूप में की कुछ मात्रा सदैव अपने पास रखी जाती है ताकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार व्यापारी उद्योगपति भी अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए अपने पास मुद्रा रख सकते हैं। एक तो उद्देश्य ये हो गया, तीन उद्देश्य बताएं। तो पहला उद्देश्य इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्यापारिक कार्यों के लिए। दूसरा जो हमेशा हर कोई बता रहा हो, दूसरा क्या है, दूरदर्शिता उद्देश्य, भविष्य की अनिश्चितताओं जैसे बेकारी यानी बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु आदि की दशा में सुरक्षित रहने अथवा भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति नकद मुद्रा को अपने पास रखना चाहता है। अब देखिए, व्यापारिक कार्यों का उद्देश्य एवं दूरदर्शिता के उद्देश्यों के अंतर्गत होने वाली मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। किस पर करती है? आय पर। इसलिए इसका फंक्शन क्या बनेगा, L1 बराबर फंक्शन y, L1 इजिकल टू फंक्शन क्या हो गया, लेन देन के लिए मांग चाहिए, फंक्शन यानी उसकी गुणांक में होगा जितनी होगी वो किसके, आय के, y यानी आय, आय को y से डिनोट किया, ठीक है, आय के अनुसार वो उसका अंतर्गत उसका निर्भर करेगी मुद्रा की मांग। और इम्पोर्टेंट है वो है, ये इन्होंने एक नया चीज दी थी किन्सने कि सट्टा उद्देश्य, मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य के लिए की जाए। सट्टा होता है ना, जुआ एक तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अलग परिभाषा दी है, उसी से मिलती जुलती है, लेकिन देख लेते क्या होता है सट्टा। इलीगल एक्टिविटी नहीं, लीगल एक्टिविटी के रूप में सट्टा उद्देश्य, व्यक्ति अपने पास नकद मुद्रा इसलिए भी रखना चाहता है कि भविष्य में ब्याज की दर, बॉन्ड एवं प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज होती है ना, ठीक है, अंश प्रतिभूतियां जो अंश होते हैं जरा कीमतों का मतलब शेयर, शेयर मार्केट में एक तरह से वही है, उसी का रूप में। क्योंकि ये कौन से ब्रिटिश थे, वहाँ पे क्या शेयर मार्केट में पैसा रहता है, तो उन्होंने उसका रूप दिया है। तो प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके, यानी कि किसी की अंश की रेट की मान लो 500 रुपये और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में वापस 100 रुपये होगी, तो उसको वापस आप उसमें डालोगे ताकि वापस उसको बढ़ सके। या फिर अभी 500 चल रही है और आपको लगता है कि ये महीने भर में अगर 1000 रुपये जाने वाले, तो आप पैसा कमाना चाहेंगे तो आप उसमें पैसा डालोगे। उसके लिए भी आप क्या करो, मुद्रा की मांग करोगे, जो कि बहुत क्या था, और वो उद्देश्य क्या, सट्टा सट्टा लगा रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है, उसको लगता है ऐसा है हो या ना हो, तो इस उद्देश्य के लिए भी क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए मुद्रा की को रखने की प्रवृत्ति या ब्याज दर में विपरीत संबंध है। इसमें कैसा है, विपरीत संबंध है। कैसे है, जब ब्याज दर कम होती है तो सट्टे के उद्देश्य में मुद्रा की अधिक मात्रा तरल रूप में रखने की प्रवृत्ति है। अगर ब्याज दर कम है तो ज्यादा उसकी मांग करेंगे सट्टे के लिए। इसके विपरीत जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो मुद्रा की कम मात्रा तरल के रूप में रखने की प्रवृत्ति है, क्योंकि ब्याज दर ऊंची है तो उसकी मांग कम है। अब है तरलता पसंद की वक्र, ऋणात्मक ढाल होने के कारण बाह्य से दाएं नीचे मांग वक्र है, वो हमेशा कैसा होगा, बाएं से दाएं नीचे और नहीं इस तरह का ही होगा। अब होगा क्या, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो कैसे ऐसा ही होगा। अब आगे देखिए, इसलिए ऊंची ब्याज दर सट्टा उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा के रखने की मांग कम होगी, अन्यथा अधिक होगी। तरलता पसंद की वक्र एक बिंदु के बाद एक समतल वक्र के रूप में हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कैसा होता है मांग वक्र ऐसा। अब इन्होंने इसमें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। कैसे कि एक इस तक तो ऐसे कैसे ही आएगा, सही है, एक स्थान आ गया उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, एकदम गिरेगा नहीं, समतल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। एक बिंदु तक तो गिर गया, उसके बाद कैसा हो गया, एकदम सीधा हो गया, समतल हो गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि बहुत कम ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है, अर्थात व्यक्ति अपने समस्त मुद्रा को अपने पास
नकद रखने के इच्छुक हो जाएंगे। मतलब इतनी ब्याज कर कम होगी कि मान लो 2% आपको दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं, तो आप कहोगे यार मैं 1-2% क्या देगा, उससे बढ़िया तो मेरे पास ही पड़ा रहना, मैं ब्याज पे देना ही नहीं चाहूँगा। तो ब्याज की दर इतनी कम हो जाए कि आप ब्याज पे पैसा देना ही बंद कर दें, तो वो क्या होगा, एकदम समतल हो जाए, उस पर आप पैसा दोगे नहीं, वो एक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी वहाँ पे रेट। ठीक है, तो तरलता पसंद की वक्र के पूर्ण लोचदार भाग को किन्स ने तरलता जाल कहा। इसी को क्या कहा है, लिक्विडिटी ट्रैप, जो कई बार पूछा गया है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, तरलता जाल कहते हैं। क्या है तरलता जाल, कि मुद्रा को की जो दर है, ब्याज की दर, वो एक दर इतनी गिर जाती है कि उसके बाद में उसका ब्याज पे देना लोग पसंद ही नहीं करते। उसकी बदले क्या करते हैं, वो अपने खुद के पास रखना पसंद करते हैं, उसको अधिमान देना पसंद करते हैं, तरलता को खुद के पास रखने को अधिमान या प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। ठीक है, और वो ब्याज पे देना बंद कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तरलता जाल। या और जिसमें कैसा हो जाता है, पूर्णतः लोचदार। हमेशा पूर्णतः लोचदार होगा तो कैसा होगा, इस तरह। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूर्णतः लोचदार हमेशा कैसा होता है, मतलब एक्स एक्स के समांतर हो जाएगा, यानी कि उससे नीचे वो अपने पूंजी को ब्याज पे देना बंद कर देंगे, सीधा मतलब ये। आया समझ में। ठीक है, तो किन्स का इंपॉर्टेंट था जो आपको मैं बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, ये तो था मुद्रा की मांग, किन्स की। ठीक, अब देखिए आगे है मुद्रा की पूर्ति। क्या है, मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ। किन्स के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति वैधानिक मुद्रा एवं साख मुद्रा के बराबर होता है। दो मुद्रा आ गई, एक तो वैधानिक मुद्रा, एक साख मुद्रा। क्या होती है, वैधानिक यानी जो लीगल टेंडर, यानी जो करेंसी है, जैसे भारतीय रुपए में जो रुपए के जितने नोट है, सिक्के और नोट है, जितने जारी किए आरबीआई ने, तो वो तो क्या हो गया, वैधानिक मुद्रा। तो साख मुद्रा यानी जो किसी ने बॉन्ड है, डिबेंचर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो भी पैसा का रूप ही है, तो उनको भी अगर शामिल करेंगे तो वो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति। ये किसने कहा, किन्स। क्या क्या, वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा के बराबर होता है। तो दोनों समझ में आ गए, वैधानिक मुद्रा क्या है और साख मुद्रा क्या है। अब मुद्रा की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है एवं सरकार का मुद्रा की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण भी होता है। ठीक है, आरबीआई तो करती है नियंत्रण, कितने रखने हैं, कितने नोट छापने नहीं छापने। ठीक है, तो उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। एक निश्चित समय में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। अल्पकाल में क्या होता है, फिक्स है। ये लंबे समय के लिए मुद्रा कम ज्यादा कर सकती है सरकार, लेकिन एक अगर महीने 2 महीने के अनुसार देखे तो क्या होगा, फिक्स ही रहेगी, उतनी ही होनी है। इसलिए मुद्रा की कुल पूर्ति ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, कुल पूर्ति ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती, चूंकि मुद्रा की पूर्ति स्थिर होती है, इसलिए मुद्रा का पूर्ति वक्र कैसा होता है, हमेशा लंबवत होता है। क्योंकि स्थिर है, अल्पकाल में क्या, मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, मतलब जितनी है उतनी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा अल्पकाल पर। और किन्स का सिद्धांत तो किस पे, अल्पकाल भी है। आगे है ब्याज दर का निर्धारण कैसे होगा। अब देखिए, तो मुद्रा की मांग अगर है 2,000 रुपये और मुद्रा की पूर्ति कितनी है, 8,000। ठीक है, ये मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की। ठीक है, तो अब उसमें ब्याज की दर कितनी है, 15%। ठीक है, हालांकि उल्टा लग रहा है ये। ठीक, बल अनुसार ये देखिए कि अगर जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी, ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति तो क्या है, स्थिर, लेकिन उसका सामने का ब्याज दर का निर्धारण कहाँ होगा, जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है। कहाँ पे है बराबर, ये देखो, यानी 8,000 था, यानी मुद्रा की दर कहाँ पे निर्धारित हो जाएगी, 9 रुपये। ठीक है, 9% की दर पे निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में और ब्याज दर में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध ही है ना। तो देखिए, अगर मुद्रा की मांग 2,000 के आसपास है तो ब्याज दर ज़्यादा है, और जैसे ज़्यादा मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका वक्र भी दे रखा है, इसमें तीनों वक्र आ गए। ठीक है, ये देखो, ये तो क्या है, पूर्ति वक्र कैसा होगा अल्पकाल में, अल्पकाल का सिद्धांत है किन्स का, ये किन्स के अनुसार है। ये तो क्या होगा, मुद्रा की सप्लाई, सप्लाई फिक्स, अपने को देखना क्या, सिर्फ मुद्रा की मांग। तो पहला वक्र ये है नॉर्मल, जो मुद्रा का मांग वक्र। ठीक है, एक बिंदु आ गया ये, एक बिंदु के बाद ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, मतलब अब नीचे देने को तैयार है। तो ये तो तीनों में सेम ही रहना है। अब देखो, अगर मुद्रा का मांग वक्र ऊपर की ओर दे रहा है, तो अभी पहले एक मिनट, ठीक है, तो अब जैसे ये है तो ये कट कहाँ कर रहा है, ई बिंदु पे, तो रेट का निर्धारित हो गई ये आर पे। ठीक है, आर पे निर्धारित। अब देखिए आगे,
अगर मुद्रा का मांग बढ़ जाती है, ये बढ़ गई मांग बढ़ गई तो ब्याज की दर भी बढ़ गई, ब्याज की दर भी बढ़ गई, पूर्ति तो स्थिर है, मांग बढ़ गई तो क्या होगा, ब्याज की दर भी। अब मांग वक्र अगर नीचे की ओर हो गया, मतलब मांग घट गई, मांग घट गई तो मुद्रा की जो ब्याज दर है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका डायग्राम। अब देखो ये किन्स ने सिद्धांत दिया, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई, उसमें भी कुछ कमियां थी, काफी समय तक तो इसमें कमियां नहीं लगी, लेकिन 1980 के आते आते इसके सिद्धांत कई जगह लागू नहीं हो पा रहे थे, तो कई अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचनाएं भी की। तो क्या आलोचनाएं थी वो देखते हैं। किन्स के सिद्धांत की आलोचना, पहला है पूंजी की सीमांत उत्पादकता की अवहेलना करना। ठीक है, पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता उसकी अवहेलना की है किसने, किन्स। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग केवल नकद के रूप में रखने का उद्देश्य के फलस्वरूप ही की जाती है। किन्स ने पूंजी की सीमांत उत्पादकता को पर ध्यान नहीं दिया कि पूंजी में सीमांत उत्पादकता का गुण भी पाया जाता है, उन्होंने उसको तो ध्यान नहीं दिया, सिर्फ क्या बोला, नकद रूप में रखना चाहता है इसलिए उसकी ब्याज दर मिलती है। दूसरा है अपूर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत में किन्स ने विनियोग मांग अनुसूची और बचत अनुसूची की उपेक्षा की है। विनियोग और मांग की अनुसूची और बचत की जो अनुसूची है, तो विनियोग के रूप में कितनी मांग और उसकी बचत हुई है उसकी उपेक्षा की है, इसलिए सिद्धांत कैसा है, अपूर्ण है। तीसरा है अल्पकालीन, ये तो उन्होंने कहा है कि मेरा सिद्धांत कैसा है, अल्पकालीन का। तो किन्स ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज दर के निर्धारण में केवल अल्पकालीन घटकों को ही स्पष्ट किया है, दीर्घकालीन घटकों की व्याख्या नहीं की है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याज दरों में अंतर क्यों है। उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि ब्याज दर का जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन में अंतर क्यों है, सिर्फ अल्पकालीन का बताया, तो ये भी एक कमी है। चौथा है असंगत सिद्धांत। कैसा है, असंगत सिद्धांत। किन्स के अनुसार ब्याज दर उस समय अधिक होनी चाहिए जब तरलता पसंदगी अधिक हो, परंतु मंदी के दिनों में तरलता पसंदगी अधिक होते हुए भी ब्याज दर कम होती है। ठीक है, मंदी चल रही है तो उसमें क्या चाहेंगे, तो हम हमेशा कोई भी क्या चाहेगा कि अपने पास पैसा रखना चाहेगा, लेकिन फिर भी उसमें ब्याज दर कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब वो जो उत्पादक है वो तो मांग ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया, तो असंगत सिद्धांत है। नेक्स्ट है मुद्रा की अस्पष्ट परिभाषा। किन्स ने मुद्रा की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी है, मुद्रा में बैंक जमा सम्मिलित होते हैं अथवा नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि एक तो वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बैंक में जमा है उसको शामिल होगा कि नहीं होगा, उन्होंने इस पर कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो उनकी परिभाषा में स्पष्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति का ब्याज दर से संबंध है अथवा नहीं, यह भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई मुद्रा की पूर्ति से, हालांकि उन्होंने कह दिया कि मुद्रा की पूर्ति से कोई संबंध नहीं, क्योंकि पूर्ति उन्होंने अल्पकाल में क्या माना, स्थिर माना। ठीक, अतः ये स्पष्ट नहीं। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। किन्स का यह सिद्धांत केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर ही लागू होता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। सिर्फ मौद्रिक, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कैसा है, तो मौद्रिक अर्थशास्त्र मुद्रा के रूप में उन्होंने माना, बाकी तत्वों को उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, अब देखिए आखिरी अपना सिद्धांत है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो वर्तमान है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को हिक्स और हेंसन सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा, हिक्स और हेंसन सिद्धांत। ब्याज दर निर्धारण के पूर्व वर्णित सिद्धांतों के अंतर्गत सभी तत्वों को सम्मिलित नहीं किया है। जो पूर्व में जो सिद्धांत हमने देखे हैं उनमें किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, तो जो बाकी अर्थशास्त्री थे हिक्स और हेंसन, उन्होंने क्या किया, सभी को एक साथ ले लिया और फिर सिद्धांत दे दिया ताकि सारी कमियां दूर हो जाए और सारे के गुण अच्छे या शामिल कर दिए। जैसे प्रतिष्ठित ब्याज के सिद्धांत में केवल वास्तविक तत्वों पर ध्यान दिया गया और भौतिक तत्वों पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया गया। किन्स के तरलता प्रदर्शन सिद्धांत में केवल मौद्रिक तत्वों पर ध्यान दिया गया और ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में वास्तविक और मौद्रिक दोनों तत्वों को शामिल कर दिया। तो एक पूर्ण सिद्धांत बन गया, उन्होंने यही काम किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, दोनों सिद्धांतों का मिक्स कर लिया और दोनों की जो अच्छी चीज़ थी वो शामिल कर दी और दोनों की जो गलत थी उनको हटाया। ठीक है, तो ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत एवं किन्स के तरलता प्रदर्शन सिद्धांत का समन्वय करके 4 वक्र, जैसे विनियोग मांग वक्र, बचत वक्र, तरलता पसंदगी वक्र और मुद्रा पूर्ति वक्र आदि प्राप्त होते हैं, जो इन्होंने दिए हैं। इन तत्वों के आधार पर 2 प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। पहला आता है विनियोग बचत वक्र। पहला क्या, विनियोग बचत वक्र, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, आईसी वक्र, आईएस वक्र, इन्वेस्टमेंट
सेविंग वक्र, यानी विनियोग और बचत, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। विनियोग बचत वक्र प्रतिष्ठित सिद्धांत से प्राप्त किया है, तो प्रतिष्ठित सिद्धांत में था यही वक्र था, जिसका अर्थ एक ऐसे वक्र से है जो आय तथा ब्याज की दरों के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिससे प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक विनियोग तथा वास्तविक बचत तो दोनों के बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जब वास्तविक विनियोग और वास्तविक बचत बराबर हो जाते हैं। जैसे ये देखो इन्वेस्टमेंट वक्र दे रखा है, आई वक्र यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये क्या दे रखे हैं उनके आय के वक्र, कैसे दे रखे आय, ठीक है। तो देखो जैसे ये आय है, ये फिर आय, ये आय, मान लो यहाँ पे 100 थी, 200, 300, 400, 500, तो आपकी आय बढ़ती जाएगी तो आपकी पास पूंजी ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप कम ब्याज दर पर भी, जैसे जैसे आय बढ़ रही है तो आपकी ब्याज दर घटती गई, और इन्हीं ब्याज दरों से जो एक वक्र बनेगा वही क्या हो गया विनियोग बचत वक्र, ठीक है, वही क्या होगा विनियोग बचत वक्र। ये आय के स्तर पर, अब देखो ये आय, यहाँ पे आय लिखी है, इससे क्या होगा ब्याज की, यहाँ पे ब्याज की दर है, ठीक है, और यहाँ पे बचत और विनियोग शामिल थी, ठीक है। जो एस वन देखा ना, इनका मतलब सेविंग है, सेविंग किसका भाग होता है, आय का ही तो भाग है, आय से तो आपकी सेविंग बनेगी। आगे है तरलता पसंदगी एवं मुद्रा वक्र पूर्ति वक्र, दोनों सिद्धांतों को फिक्स किया ना, तो पहला था, ठीक है, अपन मांग वाला ले लिया प्रतिष्ठित सिद्धांत का, और अब दूसरा है तरलता पसंदगी जो मुद्रा का पूर्ति वक्र के रूप में कैसे आएगा। किन्स के अनुसार ब्याज दर मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग के सापेक्ष स्थितियों द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए आय के विभिन्न स्तरों पर तरलता पसंदगी के भी कई स्तर होंगे। अन्य शब्दों में किन्स की तरलता पसंदगी विचारधारा में एलएम वक्र की उत्पत्ति की जा सकती है, ठीक है। एलएम वक्र हमेशा लिक्विडिटी मनी वक्र, ठीक है, एलएम है लिक्विडिटी मनी। एलएम वक्र हमें यह बताता है कि तरलता पसंदगी वक्र दिए हुए होने की दशा में विभिन्न आय स्तरों पर ब्याज की दर क्या क्या दरें हैं। तो देखिए ये एल वक्र हो गया लिक्विडिटी का, और इन्होंने क्या बोला था सप्लाई हमेशा स्थिर रहती है, तो ये स्थिर है, ठीक है। तो जैसे जैसे एल जो इनकम है एल वक्र, ठीक है, यानी इनकम कम होती जा रही है, ये देखो, तो ब्याज की दर भी कम होती जा रही है, और आय अगर बढ़ रही है तो ब्याज की दर भी बढ़ रही है, तो इनको सबको मिलाने से जो वक्र प्राप्त होता है वो क्या हो गया आय का पूर्ति वक्र, एक तरह से मुद्रा का पूर्ति वक्र बन गया। अब देखो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, आईएस वक्र और एलएम वक्र दोनों की सहायता से ब्याज दर और आय के स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखो ये आईएस वक्र हो गया और ये एलएम वक्र हो गया, मतलब ये पूर्ति वक्र ही मान, जो ये दोनों मिल गए तो वहां पे क्या हो गया रेट का निर्धारण। अब अगर दूसरा बन गया, दूसरा अगर LM2 ये है और IS2 ये है, ये दोनों जहाँ कट गए तो वहाँ पे क्या ये रेट और ये रेट इनकी आय आ गई, ठीक है। तो इन दोनों को जब कट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा ब्याज दर का निर्धारण और आय का स्तर। नीचे तो क्या आएगा आय का स्तर, और ऊपर क्या आ जाएगा ब्याज की दर। आया समझ में, चलिए ठीक है। तो ये अपने ब्याज का टॉपिक था, यही समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।